देखिए डेजर्ट एडेप्टेशन में सबसे इम्पोर्टेंट में से एक है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सन। सूर्य से आने वाली जो हीट है उससे किस तरह से बचा जाए। तो जो मैमल्स है ना, उन मैमल्स के पास तो सबसे बढ़िया उपाय ये है कि टांगे लंबी होती हैं। तो टांगे लंबी होती है तो शरीर जो है वो रेत से ऊपर रहता है। तो रेत की जो हीट है ना, वो डायरेक्टली बॉडी को टच नहीं करती, बॉडी तक नहीं पहुंच पाती या कम पहुंचती है। तो शरीर जो है वो रेत की जो तपिश होती है ना, वो जो गर्मी होती है उससे बचा रहता है। ये जंतु अधिकतर तेज चलने वाले होते हैं या धावक होते हैं। मैमल्स की बात हो रही है। रेप्टाइल्स जो होते हैं ना, उनके अंदर कूदने की क्षमता होती है, दौड़ने की भी क्षमता होती है, चलने की भी क्षमता होती है। अब जैसे लिजर्ड्स हैं, तरह तरह के लिजर्ड्स हैं, यूरोमेस्टिक्स है, वेरनस है, ये सारे जो एनिमल्स हैं ये क्या है, जमीन से पैरों को ऊपर कर लेते हैं ताकि जो बॉडी है वो एब्डोमेन खासतौर से ये डेजर्ट की जो रेत है उससे ऊपर हो जाता है, तो ये बच जाता है। ये एक प्रकार का बिहेवियरल अडेप्टेशन है। इस पर क्वेश्चन आता है ये किस प्रकार का अनुकूलन है, कि फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है या बिहेवियर। तो बिहेवियरल जंतुओं ने गर्मी से बचने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन लिया है कि किस प्रकार से अपन जीवन यापन करें ताकि गर्मियों में भी जीवन जो है अपना बड़ा सुकून से निकल जाए, वो वाली बात है। तो उसी के अंतर्गत क्या करते हैं जंतु, अधिकतर कैसे होते हैं, बिलकारी होते हैं, बिल में रहते हैं, चाहे वो रेप्टाइल्स हो चाहे वो मैमल्स हो अधिकतर, है ना, या फिर रात्रिचर जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया संक्षेप में, सन से किस तरह से बचते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं इस तरह के प्रोटेक्शन के लिए। अपन ने यहाँ पे सेलेक्टेड स्ट्रेटेजीज को डिस्कस किया है। दूसरे प्रोटेक्शन है, जैसे एक है तूफानों के, आंधी तूफान डेजर्ट में आना एक आम बात है। तो वो आंधी तूफान में बॉडी का जो पार्ट सबसे पहले प्रभावित होता है वो होता है नासा क्षेत्र और आंखें और कान जो एक्सपोज रहते हैं, ये हेड पर स्थित है। तो आंखें जो है इनमें एक एडिशनल लेयर है जो क्या करती है, पलकों के नीचे होती है और वो आंखों को इस तरह से ढकती है ताकि वो आंखें जो है उसमें रेत नहीं जाए और दिखता भी रहे। ये एक अनुकूलन हो गया, एक एडिशनल स्ट्रक्चर है। आईलिड्स इस तरह से हैं। और दूसरा क्या है, कान में हेयर्स इस तरह के साथ में एक के बाद एक लेयर बना के व्यवस्थित है ताकि वो कान में भी डस्ट नहीं जाती। उसके अलावा जो नॉस्ट्रिल्स हैं उनके अंदर वॉल्व्स उपस्थित होते हैं। तो ये कई अनुकूलन है जो कि डस्ट को और हीट को डायरेक्टली आईज, नोज और ईयर्स में प्रवेश होने से रोकते हैं। ये चीजें मैंने यहाँ लिख रखी हैं। आईलिड्स मॉडिफाई हो जाती हैं और बिना दृष्टि में बाधा डाले धूल भरी आंधी में भी नेत्रों की रक्षा करती हैं। नॉस्ट्रिल्स या तो रिड्यूस है या वाल्व युक्त है। उसका परिणाम क्या होगा कि ये श्वसन में बाधा नहीं पहुंचाएंगे। धूल भारी आंधी भी चलेगी ना तो भी श्वसन चलता रहेगा। आईज होती है बॉडी में काफी हाइट पर, बिल्कुल हेड के टॉप पर स्थित होती हैं, उससे भी धूप से और ये क्या सॉरी से डस्ट से बच जाते हैं। ये सारे पॉइंट आ जाते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टॉर्म्स, तूफानों से किस तरह से ये जंतु अपने आप को बचाते हैं। फिर आता है कलरेशन। तो त्वचा का जो रंग है शत्रुओं से बचने के लिए रेत की तरह से होता है, मिट्टी की तरह से होता है, डेजर्ट की तरह से होता है, डेजर्ट की मिट्टी की तरह से। तो शत्रुओं को या शिकारी को इजीली नजर नहीं आता स्किन, इसलिए एनिमल जो है उसकी जान बच जाती है। फिर इनके अंदर वार्निंग कलरेशन होता है। वार्निंग कलरेशन का मतलब है जंतु इस प्रकार का पैटर्न शो करता है स्किन का कि शत्रु उनको देख के या शिकारी उनको देख के डर जाता है और उसके पास नहीं आता। और ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे हीलोडर्मा है, ये जहरीली छिपकली है, ये पॉइजनस लिजार्ड है। नॉर्मली लिजार्ड्स के अंदर पॉइजन नहीं होता लेकिन ये पॉइजनस लिजार्ड है जो डेजर्ट में मिलती है। रेड स्नेक है, ये विषैला स्नेक है। स्पाइडर्स हैं, रेड एंड्स हैं, इनका जो त्वचा का रंग है वही इतना खतरनाक होता है कि शत्रु इनसे दूर रहता है और ये उस पर चाहे तो अटैक कर सकता है। इसी प्रकार से वीनम, अधिकांश तो रेप्टाइल्स जो होते हैं डेजर्ट में रहने वाले रेप्टाइल्स वो कैसे होते हैं, वीनोमस होते हैं, यानी कि जहरीले होते हैं, विषधारी होते हैं। अपनी जान बचाने के लिए भी और शत्रुओं पे आक्रमण करने के लिए भी ये गुण बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ये जंतु वीनोमस होते हैं। इनके अंदर विष ग्रंथियां पाई जाती है जो कि लार ग्रंथियों का रूपांतरण है। ठीक है, इसको अपन कंटिन्यू करते हैं। डेजर्ट एडेप्टेशंस को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन्स रेप्टाइल्स और मैमल्स दोनों जो डेजर्ट में पाए जाते हैं उनका एक विशेष गुण होता है, चाहे वो स्किन के रिसेप्टर्स हो, क्योंकि अपने को पता है सांप जो है वो ज्यादा सुन ही नहीं सकते, वो सिर्फ ग्राउंड वाइब्रेशन को फील करते हैं। तो ग्राउंड वाइब्रेशन को कब फील कर पाएगा, जब स्किन रिसेप्टर्स डेवलप्ड होंगे।
तो इन एनिमल्स की खास बात ये होती है कि इनके बॉडी के डिफरेंट रिसेप्टर्स जो होते हैं ना वो वेल डेवलप्ड होते हैं, चाहे वो स्किन के रिसेप्टर्स हो, चाहे वो आईज हो, चाहे वो ईयर्स हो, चाहे वो नोज हो। ये जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं ये सारे के सारे वेल डेवलप्ड होते हैं, एडवांस्ड होते हैं। तो ये जंतु किसी भी बाह्य खतरे के प्रति तुरंत जो है सजग हो जाते हैं और एकदम चौकन्ने रहते हैं। ये एक डेजर्ट अनुकूलन अपन ऐड करते हैं। फिर अपन आ जाते हैं वहां पे पाए जाने वाले जंतु। तो देखा यह गया है कि डेजर्ट में समतापी जंतुओं की तुलना में असमतापी जंतु अधिक हैं, और वो भी खासतौर से रेप्टाइल। समतापी भी हैं, बर्ड्स और मैमल्स भी हैं, लेकिन उनको उच्च तापमान पे शरीर का जो कांस्टेंट टेम्परेचर बनाए रखने की जो उनकी जो कैपेसिटी है वैसा मेंटेन करने के लिए काफी अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, और उस ऊर्जा को खर्च करने के लिए उनको बहुत ज्यादा खाने की आवश्यकता होगी, जो डेजर्ट में इतनी आसानी से नहीं मिलता। इसलिए मैमल्स और बर्ड्स जो होते हैं ये डेजर्ट में इतने अधिक प्रचुरता से नहीं मिलते। एक बात हो गई। दूसरी बात, जो जंतु मिलते हैं वो कौन है? अधिकतर है रेप्टाइल्स, सरीसृप। रेप्टाइल्स जो होते हैं उनकी स्किन होती है ड्राई, शुष्क, जिसके ऊपर ग्रंथियां नहीं होती हैं, और बॉडी से जो स्किन है उससे वाटर लॉस नहीं होता। तो इसलिए इनको ग्रीष्म निष्क्रियता में जाने की, एस्टाइवेट करने की आवश्यकता नहीं होती मेंढकों की तरह, जहां पे त्वचा गीली है। यहां पर क्या है कि ये जंतु सिर्फ सर्दियों में जाएंगे हाइबरनेशन में, विंटर स्लीप में जाएंगे, क्योंकि ये लो टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकते। तो इनकी जो अबंडेंस है, इनकी जो प्रचुरता है डेजर्ट में, वो मैमल्स की तुलना में अधिक होती है। ये बात हो रही है रेप्टाइल्स की, जो कि असमतापी जंतुओं की श्रेणी में आते हैं, फाइकिलोथर्मस। ये विंटर्स में केवल हाइबरनेट करते हैं, एस्टाइवेट नहीं करते। अब यहाँ पर कुछ एक उदाहरण है, जैसे डेजर्ट मैमल्स है, तो मैमल्स को डोमिनेट करते हैं हमें रोडेंट्स, जिसमें आ जाते हैं चूहे, गिलहरी, भिन्न भिन्न प्रकार के माउसेस और रैट्स। जैसे उदाहरण अभी मैंने बताया था आपको, कंगारू रैट है ना, जीरोगा है, वुड रैट्स हैं, पॉकेट माउस है, जर्बिल्स है, बड़े डाईहार्ड चूहे हैं। डाईहार्ड का मतलब ये इतनी आसानी से मरते ही नहीं है, बिना पानी के रह लेंगे, बिना खाने के रह लेंगे, और एक दो दिन नहीं, कई कई दिन तक ही रह सकते हैं इस तरह से, हार्श कंडीशन में, मुश्किल परिस्थितियों में, है ना। इनमें सारे अनुकूलन होते हैं वाटर कंजर्वेशन के, है ना, और रिजर्व फूड एनर्जी को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, उस सब चीज के। फिर आती है बात रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स में जो उदाहरण है जो डेजर्ट में पाए जाते हैं वो है यूरोमेस्टिक्स, हीरोडर्मा जो कि जहरीली छिपकली है, इसी तरह से सैंड लिजर्ड जिसको अपन मोलॉक कहते हैं, ये हाइग्रोस्कोपिक स्किन वाला लिजर्ड है जिसकी त्वचा जो होती है वो वातावरण से आर्द्रता को सोख लेती है, मोलॉक इंपॉर्टेंट उदाहरण है। हॉर्नेड टोड, अब ये टोड मेंढक नहीं है, ये रेप्टाइल है, पायर्नोसोमा। इसकी त्वचा होती है कांटेदार, कटीली दिखती है शत्रु को डराने के लिए, है ना। माबुया, कॉलर लिजर्ड। इसके अलावा जो स्नेक्स हैं उनमें तीनों जहरीले सर्प हैं, उनका नाम लिखा है मैंने, जैसे वाइपर, क्रेट एंड रैटल स्नेक। ये सारे के सारे पॉइजनस स्नेक्स हैं जो कि डेजर्ट में प्रचुरता से पाए जाते हैं। ये भी अधिकतर रात्रिचर जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि दिन में तो गर्मी और धूप बहुत ज्यादा होती है, उसको अवॉइड करने के लिए। ठीक है। ग्रासलैंड सावानास ये दो तरह के हैं, एक तो है टेम्परेट ग्रासलैंड्स जिसको अपन हिंदी बोलते हैं समशीतोष्ण, और एक है ट्रॉपिकल सवाना जिसको अपन बोलते हैं उष्ण सवाना या ट्रॉपिकल सवाना। अब ये नाम इनका अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि घास के मैदान में घास भी दो तरह की होती है, एक तो छोटी घास जिसकी हाइट सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स की होती है, और एक वो बड़ी घास, एक मीटर ऊंची, 1.5 मीटर ऊंची घास। तो दोनों तरह की घास जो होती है ये इस सवाना की पहचान होती है। एक बात हो गई। दूसरी बात यहाँ पे जो वर्षा है वो बड़ी इरेटिक होती है। इरेटिक का मतलब ये कि वो निश्चित पैटर्न ही नहीं है, कब ज्यादा हो जाए कब नहीं हो जाए। एक दो लंबे लंबे क्या कह सकते हैं ना, ड्राई सीजन निकल जाता है, कोई बारिश ही नहीं होती, उसके बाद फिर अचानक तेज बारिश होती है, फिर ड्राई सीजन आ जाता है, फिर अचानक तेज बारिश आ जाती है। तो इस तरह का पैटर्न होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बिखरे हुए स्कैटर्ड ट्रीज मिल जाएंगे जिनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती, घास के मैदान में घास ही मिलती है मेनली। दूसरी है कि पादपों की जो हाइट होती है वो ड्राई कंडीशन में कुछ सेंटीमीटर्स है, और मॉइस्ट कंडीशन में यानी कि नम परिस्थितियों में थोड़ी सी ज्यादा होती है।
अन्य हैबिटेट्स की तुलना में जंतुओं की अधिक स्पीशीज को सपोर्ट करता है ये डेजर्ट के तुलना में या किसी भी ग्रासलैंड, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने के साधन है, वर्षा भी डेजर्ट से ज्यादा हो रही है, इसलिए यहाँ पर फौना और फ्लोरा यानी कि पादप और जंतु उनकी प्रजातियां तुलनात्मक रूप से अधिक मिलती हैं। जंतुओं में जो उदाहरण है स्तनधारियों में एंटीलोप्स, ज़ेब्रास, जिराफ, विल्ड बीस्ट, ये सारे वो जंतु हैं जो ग्रेगेरियस होते हैं, अर्थात झुंड में रहते हैं, समूह में रहते हैं। एक एक समूह में जो है कई कई जंतु रहते हैं, इसमें मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, और इस तरह से वो पूरा ग्रुप चलता है एक साथ, ग्रुप माइग्रेट करता है एक साथ, है ना। ये चीज आप देख सकते हो वाइल्ड लाइफ चैनल या एनिमल प्लेनेट जैसे टीवी चैनल्स हैं, उनमें बड़े अच्छे से इस चीज को दिखाया जाता है। प्रैक्टिकली वास्तव में ऐसा ही होता है। ये जंतु ये कहलाते हैं हूफ्ड मैमल्स। हूफ कहते हैं जानवरों के पैर में पाए जाने वाले खुर को, तो ये खुर इनके पैरों में होते हैं, इसलिए हूफ्ड मैमल कहलाते हैं। तो ये ग्रुप में रहते हैं, ग्रेगेरियस हैबिटेट दर्शाते हैं, है ना। इसके अतिरिक्त जो दूसरे जंतु हैं यहाँ पे वो है जंगली गधे, वाइल्ड हार्सेस। और अगर हम कार्निवोर्स की बात करें तो इसके अंदर टॉप कार्निवोर में टाइगर, लायन, पैंथर, ये सारे आ जाते हैं। अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की, तो वेट सीजन जो होता है वो इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन उस समय पीक पर होती है। अपन भी यहाँ पे भी देखते हैं बारिश होती है, सबसे ज्यादा कीट कब देखने को मिलते हैं? वर्षा काल में। तो ऐसा ही यहाँ पर भी होता है, जब रेंज अधिक हो जाती है तो एनवायरमेंट में कीटों की संख्या बढ़ जाती है और पक्षी भी उसी समय घोंसला बनाते हैं, उसी टाइम में नेस्टिंग होती है। ये सारी चीजें आपस में लिंक्ड है सीजन के साथ साथ। रेप्टाइल्स की बात करें तो ये ड्राई सीजन में अधिक सक्रिय रहते हैं वेट सीजन के कंपैरिजन में। स्पीशीज बाय एंड लार्ज वही है जो डेजर्ट में मिलती थी, यहाँ पर भी क्रेट और ये सारे जितने भी रेप्टाइल्स अपन ने देखे थे वो स्पीशीज वही है, इसलिए बार बार उनको लिखना यहाँ पे ठीक नहीं है। ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो इंडिया में दो एरिया ऐसे हैं जो इस श्रेणी में आते हैं। एक है वेस्टर्न घाट, जो कि इंडिया का, जैसे मान लीजिए ये मैप है, ये गुजरात और ये महाराष्ट्र, ये वाला रीजन जो है ये है वेस्टर्न घाट। दूसरा है नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, ये नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, ये जो सेवन सिस्टर्स के नाम से जो स्टेट है, आसाम, मणिपुर, सिक्किम एक्सेट्रा, ये वाले जो एरिया हैं ये इंडिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। अदरवाइज और भी कई फॉरेस्ट हैं, जैसे ये कांगो का जंगल है, अमेजन रेन फॉरेस्ट है, ये कई एग्जांपल्स है। इंडोमलाया, बोर्नियो रीजन्स हैं जो इंडोनेशिया के समीप है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर सालाना जो वर्षा है वो होती है लगभग 80 से 90 इंच, यानी कि लगभग साल भर वर्षा होती रहती है। बहुत कम पीरियड ऐसे आते हैं जिसमें वर्षा नहीं होती। जो वृक्ष होते हैं उनकी कई कैनोपीज होती हैं। जो सबसे बड़े वृक्ष होते हैं उनकी पत्तियां बड़ी होती हैं, और वो बड़ी पत्तियां जो नीचे के जो छोटे वृक्ष हैं उनको ढाके रखती हैं। तो पहला जो होता है, फ्लोर जो होता है फॉरेस्ट का, उसके अंदर लगभग डार्कनेस रहती है और मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। एनिमल डायवर्सिटी सबसे ज्यादा यहीं पे मिलती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, जंतु विविधता यहीं मिलती है। अब जैसे इसके लक्षण क्या है, तो विंटर्स और समर्स यानी कि गर्मी और सर्दियों के बाद टेम्परेचर में बदलाव बहुत कम होता है। इससे भी कम तापमान में बदलाव जो होता है वो दिन और रात के तापमान में होता है, अर्थात वो दिन और रात का तापमान लगभग एक सा रहता है। अपने क्या है, रात में ठंडक हो जाएगी, दिन में गर्मी हो जाएगी, वहां पर ऐसा चक्कर नहीं। कारण क्या है कि फॉरेस्ट के अंदर जो टॉप ट्रीज है, जो बड़े वृक्ष हैं, उनकी जो पत्तियां बड़ी है तो नीचे तक धूप आ ही नहीं पाती, सोलर रेडिएशन ऊपर ही रह जाता है। प्लांट्स और एनिमल्स की जो सीजनल पीरियोडिसिटी है, खासतौर से ब्रीडिंग एक्टिविटीज, ये मोटे तौर पे रेनफॉल से रिलेट करती हैं। वर्षा का जो समय होता है, जैसा कि मैंने कहा साल भर वर्षा होती रहती है, तो ये एनिमल्स जो होते हैं इनकी ब्रीडिंग भी जो है उसी पैटर्न पे चलती रहती है, वर्षा के अनुसार चलती है, रेनफॉल से रिलेट करती है। ये आपको लगभग हर तरह के हैबिटेट में ये पैटर्न मिलेगा कि जब प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग होती है, प्लांट्स के अंदर ब्रीडिंग होती है, तो ये एनिमल्स के अंदर ब्रीडिंग उसके साथ कोइंसाइड करती है लगभग। तो वृक्षों का तो बड़ा जमावड़ा होता है, ओवरक्राउडेड ट्रीज हैं, उनकी पत्तियां बड़ी बड़ी होती हैं, और फॉरेस्ट फ्लोर पर उन बड़ी पत्तियों के कारण नीचे सनलाइट की पेनिट्रेंस नगण्य होती है, तो फ्लोर भी अंधेरा रहता है लगभग डार्कनेस में, और उच्च मात्रा में नमी यानी कि आर्द्रता बनी रहती है। इसको अपन कंटिन्यू करते हैं।
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लक्षण अपन पढ़ रहे हैं, उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि दिन के अंदर लगभग शांति रहती है, सिर्फ पक्षियों की चहचहाट वहां पे सुनने को मिल सकती है। कुछ एक मैमल्स जैसे खासतौर से मंकीज, उनका जो है एक्टिविटी है वो दिन के टाइम में ही रहती है, वो भी खासतौर से मॉर्निंग या इवनिंग आवर्स में रहती है। दिन के अंदर ये जो है बहुत ज्यादा वहां पे शोरगुल नहीं मिलता, लेकिन रात्रि होती है, जैसी रात होती है वैसे ही जंतुओं की एक्टिविटी बढ़ जाती है, विशेषकर रात्रि से जंतु जो होते हैं वो वहां पे सक्रिय हो जाते हैं। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की खासियत होती है। अधिकांश एनिमल चूंकि वृक्षी वृक्ष है और वो भी बड़ी मात्रा में है, तो अधिकांश जंतु वृक्षों पर ही रहते हैं, तो ऐसे जंतु कहलाते हैं आर्बोरियल एनिमल्स। और फॉरेस्ट जो बड़े जंतु होते हैं, खासतौर से जो मैमल्स हैं, लार्ज साइज मैमल्स, वो लार्ज साइज मैमल्स जो होते हैं वो वृक्षों की सबसे ऊंचे स्तर वाले वृक्ष पे रहते हैं, क्योंकि वृक्षों की भी यहाँ पे कैनोपी है। इस तरह से ये बड़ा वृक्ष है तो इसके नीचे ये इससे छोटा वृक्ष है, फिर इससे नीचे ये इससे छोटा वृक्ष है, ये इस तरह की कैनोपी होती है। ठीक है, तो ये जो मैमल्स जिनकी मैं बात कर रहा हूं आपसे, ये मैमल्स बेसिकली ये टॉप ट्रीज पे रहना है, क्योंकि ये सबसे सुरक्षित है। सरल सा कारण है इसका, सुरक्षा जहां ज्यादा मिलेगी जंतु वहां रहना पसंद करेंगे। मैमल्स के अंदर टोटल मैमल्स में से 70% मैमल्स यहाँ पे जो है वो कैसे होते हैं, आर्बोरियल होते हैं, और ये पेड़ों के फल, पेड़ों के बीज, पत्तियां, पोपलें और कीट में विशेषकर दीमक और उसको खाते हैं। ये है मैमल्स के बारे में। मैमल्स की कई प्रजातियां हैं जिसमें मेनली होते हैं मंकीज और एप्स। वो डिपेंड करता है अपन कौन सी जगह पर है, अमेजन रेन फॉरेस्ट में है या इंडोनेशिया के रेन फॉरेस्ट में है या इंडिया के रेन फॉरेस्ट में एंड सो ऑन। हर जगह की अलग क्या कह सकते हैं ना डायवर्सिटी है, उसको यहाँ पे मेंशन किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम फिर बहुत ज्यादा वास्ट हो जाएगा। अपन फिलहाल पढ़ रहे हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, तो अपना फोकस इसी पर है कि टेरेस्ट्रियल बायोम्स किस किस तरह से हो सकते हैं। तो उसमें से एक बायोम है जिसको आप पढ़ रहे हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बर्ड्स की कई प्रजातियां हैं, जैसे टोकन्स, पैराकीट होते हैं तोते की प्रजाति, हॉर्नबिल्स, ट्रोगन्स, है ना, कॉन्टिजेस, ये प्रचुरता से पाए जाने वाली चिड़िया। इनके अलावा भी कई ऐसी बर्ड्स हैं जिनको यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, वो भी यहाँ पे प्रचुरता से पाई जाती हैं। रेप्टाइल्स में कैमेलियन, इगुआनास, गेकोस एंड आर्बोरियल स्नेक, पेड़ पर रहने वाले सब, ये यहाँ पे प्रचुरता से मिलेंगे। कीटों के अंदर खासतौर से इंसेक्ट्स, आर्थ्रोप्टेरा, ये फाइलम आर्थ्रोपोडा की जो क्लास है इंसेक्टा, उस इंसेक्टा का ये ऑर्डर है, ये गण है ऑर्थोपोड, इसके सदस्य अधिकांश मिलते हैं। और अगर अपन सीधे इंसेक्ट के नाम लिखें तो एंड्स हैं, चींटियां हैं, बटरफ्लाईज हैं, तितलियां हैं और हनी बीज हैं, ये प्रचुरता से पाई जाती हैं। और इनकी उपस्थिति एक हेल्दी एनवायरनमेंट, एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट को शो करती है। प्रदूषण होगा, बटरफ्लाईज वहां से समाप्त हो जाएंगी, हनी बीज वहां से समाप्त हो जाएंगी। पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे लाइकेन होता है ना पॉल्यूशन इंडिकेटर, ऐसे एक कीट है जो एक अपनी उपस्थिति से ये दर्शा देते हैं कि वातावरण में कितना जो है पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन होने पर ही सर्वाइव नहीं कर पाते। हनी बीज होंगे चाहे बटरफ्लाईज होंगी, तो इनकी जो उपस्थिति है वो पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट को शो करती है। आजकल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, बटरफ्लाईज की स्पीशीज में तेजी से गिरावट आ रही है, बर्ड्स की स्पीशीज में गिरावट आ रही है और हनी बीज के अंदर संख्या में गिरावट आ रही है, जो एक गलत इंडिकेशन है, ये शो कर रहा है पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट को। तो ये जो कीट है ये इकोलॉजिकली काफी महत्वपूर्ण होता है ना, इनसे खाद्य श्रृंखला चलती है। फ्लावर्स में पॉलिनेशन होता है मेनली, तो वो पॉलिनेटर्स है बेसिकली। तो पॉलिनेटर कम हो जाएंगे तो प्लांट्स के अंदर आप समझ सकते हैं रिप्रोडक्शन डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक।